नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। सिपाहियों के ट्रांसफर का ये मामला है। ट्रांसफर के आदेश से रोक हटाई जा चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। जो रोक लगाई गई थी पटना हाई कोर्ट की तरफ से हटा दी गई है। ये अच्छी खबर। 19,858 सिपाहियों का ट्रांसफर का मामला था। 19,858 सिपाही अब ज्वाइन कर सकते हैं और याचिकाकर्ता के ट्रांसफर पर अभी भी रोक रहेगी। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये अच्छी खबर कह सकते हैं, 19,858 सिपाही अब ज्वाइन कर सकते हैं, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल जया, अगर राज्य सरकार के लिहाज से देखा जाए, पुलिस मुख्यालय के लिहाज से देखा जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो फैसला आया है उससे राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि पहली बार बड़े पैमाने पर बिहार के कांस्टेबल लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं उनका स्थानांतरण किया गया था। 19,858 यानी तकरीबन 20,000 सिपाहियों का रेंडमली ट्रांसफर किया गया था। हालांकि इस पर विरोध भी जताया गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने एक नहीं सुनी, राज्य सरकार ने एक नहीं सुनी। और हालांकि इसके पहले हाईकोर्ट ने जब मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, तब हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश लगा दिया था। लेकिन फिर राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दिया गया और राज्य सरकार की अपील पर आखिरकार आज पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और राज्य के 19,858 सिपाहियों का जो स्थानांतरण आदेश, जिस पर अंतिम रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगाया गया था, उसे हटा दिया गया है। और ये राज्य सरकार की अपील पर किया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार जो है, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की और उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है उनकी जो रोक है स्थानांतरण की, वो फिलहाल जारी रहेगी। मई में अवकाश के दौरान जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने अमिताभ बच्चन और दूसरे जो याचिकाकर्ता थे उनके तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की गई थी उनके द्वारा। और कोर्ट ने तब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होनी थी। जो अधिवक्ता है उन्होंने याचिकाएं दायर की थी और उनका कहना है कि 5 मई 2025 को एक साथ 19,858 सिपाहियों का जो ट्रांसफर एक से दूसरे जिले में किया गया था वो सही नहीं है। उनका कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का इस तरीके से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि साल 2022 में पहले के स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया, तो इस तरह के स्थानांतरण का क्या औचित्य है। उसके बाद आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति, चूंकि पॉलिसी नहीं बनाया गया था ट्रांसफर का, इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए। लेकिन उनका यह भी कहना था कि बगैर किसी निर्धारित प्रक्रिया के ये ट्रांसफर किया गया है, जबकि हजारों सिपाही जिला में कार्यरत हैं जिनका ट्रांसफर अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन आखिरकार आज इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जो आदेश जारी किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से ही, उस पर रोक हटा दी गई है। और अब जो लेकिन संजय, क्या इस मामले में आगे चुनौती दी जा सकती है? देखिए, इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल जिनका ट्रांसफर जिस जिले में किया गया, जिस जगह किया है पुलिस मुख्यालय, उनको वहीं जाना पड़ेगा और वहां जाकर योगदान देना होगा। जी। और याचिकाकर्ता को लेकर भी आप जानकारी दे रहे थे कि याचिकाकर्ता के ट्रांसफर पर रोक रहेगी, तो इसको लेकर क्या दलील दी गई? जी बिल्कुल, देखिए, जो पिटिशनर है, जो इस मामले को लेकर अमिताभ बच्चन और दूसरे जो पिटिशनर है, उन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी अपनी तरफ से, तो फिलहाल उनको फौरी तौर पर राहत मिली है। हालांकि सुनवाई आगे भी होगी इस मामले में। उनकी दलील है कि कई ऐसे हजारों की संख्या वो बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी है, वो अभी भी पुरानी जगह पोस्टेड है, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। इस मामले में आगे सुनवाई होगी, देखना होगा कोर्ट का क्या रुख और क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल जो ये फैसला है, निश्चित तौर पर अब जो सिपाही जिनका ट्रांसफर जिस जिले में जिस जगह हुआ है, उनको जाकर ही अब वहां अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। और इसके लिए क्या कोई अभी तक समय सीमा की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, कब तक ये हो सकता है संजय? देखिए, जब पुलिस ने पहले ही, पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा था कि अविलंब उन्हें योगदान देना है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई थी तो वो योगदान अभी नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जल्द से जल्द उन्हें अपने नई जगह नई पोस्टिंग में जाकर योगदान देना होगा और हर हाल में उन्हें जाना होगा। जी। और संजय, क्योंकि राज्य सरकार के हिसाब से देखें तो उसके लिहाज से इस फैसले को कैसे देखना होगा? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला लिया था और बिहार में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का एक साथ ट्रांसफर किया गया था। हालांकि इसको लेकर कुछ पुलिसकर्मियों की ओर से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि इसमें रेंडमली कर दिया गया है, दूसरे राज्यों में ये प्रक्रिया नहीं है स्थानांतरण की। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इन सारे आरोपों को
सीरियस खारिज कर दिया और उनका ये कहना था कि जो ट्रांसफर किया गया है जी। बिल्कुल सारे मापदंड जो है ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। याचिकाकर्ता का ट्रांसफर देखिए अभी भी रुका रहेगा। सिपाहियों के ट्रांसफर का ये मामला था और ट्रांसफर के आदेश से रोक हटा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने रोक ये हटाई है। 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर का मामला। और चलिए आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर से आई खबर की बात होगी, जहां जम्मू में अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसको लेकर अब जम्मू के डीसी और आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 जुलाई को एलजी मनोज सिन्हा अमर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डीसी ने बताया कि यात्री जम्मू पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिनका केवाईसी नहीं हुआ होगा वो भी यहां से केवाईसी करवा सकते हैं। श्रद्धालु जम्मू के अलग अलग केंद्रों के साथ ही सांबा के चीची देवी माता मंदिर से RFID कार्ड हासिल कर पाएंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जम्मू यात्री निवास से एंट्री दी जाएगी। पुलिस प्रशासन की अपील है कि श्रद्धालु अपने वाहन से नहीं बल्कि सुरक्षा वाहनों के काफिले के साथ ही यात्रा करें। श्रद्धालुओं के लिए लखनपुर से लेकर बनिहाल तक खाने पीने की व्यवस्था है। निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है उसके एक दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाएं। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां होंगी वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। और बड़ी खबर आपको दे दें, वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर। वैष्णो देवी के लिए फिर से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू कर दी गई है। 8 दिन के बाद मौसम साफ होते ही इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कर सकेंगे यात्री और उनको सहूलियत होगी। देखिए लगातार मौसम खराब चल रहा था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर सुविधा को रोका गया था, लेकिन 8 दिन के बाद जब मौसम साफ हुआ है तो फिर से इस सेवा की शुरुआत हुई है। और वहीं अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान हाथियों के बेकाबू होने से भगदड़ की स्थिति बन गई। पूरी घटना काडिया इलाके की है, जब हाथी अचानक सड़क पर दौड़ने लगा। महावत हाथी को काबू करते हुए दिखाई दिया। एक तस्वीर तो महावत जब हाथी के ऊपर से नीचे गिरा उस वक्त की भी सामने आई है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं ये, जब वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। दरअसल यहां पर रथ यात्रा निकाली गई थी। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान हाथियों के बेकाबू होने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और 17 हाथियों का काफिला सबसे आगे चल रहा था, जिनमें से अब बताया जा रहा है कि 3 को हटा दिया गया है। 2 नर और 1 मादा हाथी को यहां से हटाया गया और अब 14 हाथियों के काफिले के साथ इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब वहां पर हाथी बेकाबू हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से इसे काबू करना पड़ा। किसी भी तरीके की हताहत की कोई खबर नहीं। और आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथों पर सवार गुंडिचा मंदिर की ओर रथ यात्रा प्रस्थान करेंगे। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी। रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती करते हुए देखे गए। वो इस आरती में शामिल हुए। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ शुरू हो चुकी है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की। पारंपरिक पाहिंद विधि का पालन करते हुए भगवान के रथ के सामने सोने की झाड़ू लगाकर यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये विधि सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।
और अगली खबर गुजरात से है, जहां एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, गुजरात के सावरकुंडला में शेरों का खौफ दिखा, जहां 2 शेर एक निर्माणाधीन सिविल साइट के पास घूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा रहा वो तब रहा जब एक शेर घर की छत पर पहुंच गया, जहां एक शख्स चैन से सो रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर चुपचाप छत पर चढ़ता है, सोते हुए शख्स के करीब पहुंच जाता है। अचानक जैसे ही उस इंसान की आंख खुलती है, वो डर से तेजी से वहां से भागता है, किसी भी तरीके से अपनी जान को बचा पाता है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र से खबर, जहां महाराष्ट्र के वर्धा जिले में यशोदा नदी में अचानक आई बाढ़ से 3 स्कूली छात्र फंस गए। यह हादसा उस वक्त का बताया जा रहा है जब छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे। नदी का पानी अचानक उफान पर आ गया। तेज बहाव से बचने के लिए तीनों ने ऊंचे शमशान घाट के शेड में शरण ली। पुल निर्माण कार्य के चलते नदी में पानी और भी ज्यादा जमा हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों की मदद से बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। और अगली खबर लोहरदगा से, जहां बेड़ो मुख्य पथ केंद्रीय विद्यालय के पास बरही नदी उफान पर दिखी। सड़क पार करने के दौरान एक बाइक सवार युवक नदी की तेज बहाव में फंसा। बाइक सहित वो बहने लगा, जिससे गांव वालों ने तेजी दिखाते हुए रस्सी की मदद से उससे बचाया है। हालांकि नदी की तेज बहाव में युवक का बाइक बह गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगातार हुई बारिश ने बरही नदी को उफान पर ला दिया है। लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ केंद्रीय विद्यालय के पास नदी पुल के ऊपर से बह रही है और इससे लोगों में डर का माहौल भी दिख रहा है। आज सुबह जो पानी की तेज बारिश यहाँ हुआ, उससे बरही पुल में बुकटा नाला जिसको कहते हैं, यहाँ काफी ऊपर तक पानी चढ़ गया और एक आदमी बाइक सहित बह रहा था, तो आदमी को तो रस्सी के सहारा से निकाला गया, बाइक उसका बह गया। और वहीं जम्मू कश्मीर में कठुआ के पहाड़ी इलाके में तेज बारिश की वजह से उज दरिया में 2 लोग तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे लगाने के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाते हुए दिखे। और बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में भी भारी बारिश की सूचना है। ऐसे में सीतामढ़ी के बागमती तटबंध के आसपास रहने वाले लोग संभावित बाढ़ को लेकर दहशत में हैं। पिछले साल तटबंध के टूटने से बेलसंड और रूनी सैदपुर में भारी तबाही मची थी। और मुंगेर से खबर, जहां मुंगेर में गंगा नदी के किनारे बाढ़ और कटाव की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कटाव निरोधी कार्य शुरू किए, ताकि इस बार कोई भी कटाव का दंश ना झेले। विभिन्न गंगा तटों पर कटाव निरोधी कार्य हो रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने काम का निरीक्षण किया और संवेदनशील जगहों को लेकर उन्होंने निर्देशित भी किया है। संवेदक और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि काम समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से काम हो। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल इस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनती है और कटाव की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना होता है। और चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। देखिए, जो चीन में हो रहे एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देखे गए। एससीओ समिट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। चीन से बातचीत में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया। पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाब के बारे में चीन को बताया गया है। भारत ने चीन को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दोबारा जानकारी दी है और भारत की ओर से चीन को कहा गया कि आतंकवाद को किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और चीन के किंग दाओ में एससीओ के सम्मेलन में चीनी रक्षा मंत्रियों से मुलाकात हुई है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को बिहार की एक मधुबनी पेंटिंग भी भेंट की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मिथिला पेंटिंग को लेकर चर्चा भी हो रही है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा कि किंग दाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ बातचीत हुई है। हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। और वहीं आपातकाल को लेकर बोले विदेश मंत्री जयशंकर ने गांधी परिवार को टारगेट किया। एस जयशंकर ने कहा कि आजादी को कभी हल्के में ना ले।
एस जयशंकर ने विपक्ष को याद दिलाया है कि विपक्ष को याद होगा कि 1975 में क्या हुआ। एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है। मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती रात को। और वहीं संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं। नई दिल्ली के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द डॉक्टर आंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं है और इन्हें आपातकाल के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। इंदिरा सरकार ने इन 2 शब्दों को बिना चर्चा के संविधान में जोड़ा था और इसीलिए इसे अब हटाने पर विचार होना चाहिए। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। और अगली खबर पटना से, जहां पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल के उद्घाटन के बाद लापरवाही की तस्वीरें दिखी। लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। रील्स बनाने के चक्कर में युवक मौत को दावत दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि युवक किस तरीके से हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं। फुहड़ भोजपुरी गानों पर हेलमेट बिना लगाए बाइकर्स बाइक पर खड़े होकर 6 लेन पर स्टंट करते हुए दिखे। ये भूल गए कि ऐसी हरकत से कभी भी उनकी जान जा सकती है और वो दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब देखना है कि पटना पुलिस इन बाइकर्स पर कब और किस तरीके का एक्शन लेती है जो मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। बता दें कि 23 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया और पुल के शुरू होते ही अब देखिए 5 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में किस तरीके से स्टंटबाजी हो रही है। और वहीं 4 दिन पहले पटना में बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक कार ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार भी हो गया था। पुलिस ने 4 दिन के बाद उस गाड़ी को जब्त करने के साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिससे अब पूछताछ हो रही है। और न्यूज़ 18 की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में दिखा। आपको बता दें कि 24 जून को गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जांच के लिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कार ड्राइवर रुकने के बजाय जवानों को कुचलने की कोशिश करता हुआ दिखा। अच्छी बात यह है कि जवानों ने अपनी जान बचाकर गाड़ी को जाने दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, लेकिन तब से ये गाड़ी लापता थी। आखिरकार पुलिस की सघन तलाशी अभियान की वजह से कार को जब्त किया जा चुका है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कजरैली के तमौनी गांव में प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंग बली की पिंडी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। आसपास के लगे तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंका गया है, जिसके बाद से पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। हालांकि ग्रामीणों ने नए सिरे से पिंडी को बना दिया है, लेकिन अभी भी गाँव के लोग कई तरह के आशंका जता रहे हैं। और सबसे पहले कई दफा यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि पहले भी कई दफा यहां पर धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस की तत्परता की वजह से माहौल बिगड़ने से बच चुका है। पटना से अगली बड़ी खबर आपको दे, रजिस्ट्री ऑफिस में गोली चलने की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। गार्ड समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
पटना के छज्जू बाग स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं गोली चलने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार गोली चलने की घटना रजिस्ट्री ऑफिस के गार्ड की बंदूक से हुई और इसे गलती से फायरिंग बताया जा रहा है। 2 लोग घायल हो चुके हैं, पीएमसीएच भेजे गए हैं। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में सुबह ये सूचना मिली कि जो गार्ड है उनके पास जो शॉटगन होती है वो उनके पास रखी थी और वो एक्सीडेंटली फायर हो गई है समहाउ और उससे 2 लोगों को घायल होने की सूचना है। बाकी जांच और तफ्तीश यहाँ पे की जा रही है कि कैसे ये घटना हुई। कैमरास की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और गार्ड के बारे में भी और पता किया जा रहा है कि वो सेफली क्यों नहीं इसको ऑपरेट करें। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।